हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण तिवारी आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट हल क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके हाईली डिमांडेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर का एक वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियल नंबर का लेके आइए। तो चलिए आज हम आपकी वो भी ख्वाहिश पूरी करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। जो पहले सॉल्व कर चुके हैं उसको नहीं करेंगे क्योंकि वो आप कर चुके हैं, तो उसको आप खुद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। 2019 में ये पूछा जा चुका है, एक नंबर में 1 मार्क्स में एक नंबर का क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है मैथमेटिक्स के पेपर में। क्वेश्चन क्या है कि √2 और √3 के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए। रेशनल नंबर, इरेशनल नहीं कह रहा। अगर इरेशनल कहता तो सिंपली हम √2 की वैल्यू 1.732 और √3 की वैल्यू 1.732 और √2 की वैल्यू 1.141 रख के इसके बीच का कोई भी नंबर लिख देते, वो रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो जाता। लेकिन क्वेश्चन इज दैट फाइंड अ रेशनल नंबर, मीन्स वी हैव टू फाइंड अ रेशनल नंबर। इसके बीच में कोई एक रेशनल नंबर निकालना है। तो सपोज करते हैं लेट P बी अ रेशनल नंबर, लेट P बी अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में एक P नंबर मान लेते हैं। तो √2 से वो बड़ा होगा और √3 से छोटा होगा। जब उसके बीच का है तो √2 से बड़ा होगा, √3 से छोटा होगा। अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर कर देंगे तो ये जो 2 है √2 वो 2 हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा और √3 जो है वो 3 हो जाएगा। √2 2 हो जाएगा, P जो है P स्क्वायर हो जाएगा और √3 जो है वो 3 हो जाएगा। अब 2 और 3 के बीच में एक नंबर बताना है, P स्क्वायर, मतलब ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट जो स्क्वायर हो 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है? तो बिटवीन 2 एंड 3 2.25, 2.56 एंड 2.89 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ये परफेक्ट स्क्वायर इनके बीच में। तो इनमें से तीनों में से किसी एक को अगर नंबर को ले लें यहाँ पे, किसी एक को, क्योंकि हमको एक नंबर निकालना है। तो √2 P स्क्वायर की जगह पे 2.25 लिख लें या 2.56 लिख लें या 2.89 लिख लें। तो ये सभी क्या होंगे? 3 से छोटे होंगे। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट ले लें पूरे का। तो 2 जो है वो √2 हो जाएगा, 2.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.5 हो जाएगा। अगर 2.56 लेकर कर रहे हैं तो 1.6 आएगा। अगर 2.89 लेके कर रहे हैं तो 1.7 होगा और √3 हो जाएगा 3 की जगह पे। तो √2 और √3 के बीच में एक रेशनल नंबर क्या हो सकता है? इधर 1.5 और 1.6 और 1.7, तीनों में से कोई भी एक नंबर जो होगा वो √2 और √3 के बीच में एक रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन था जो आपने देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a equals to x³ and b equals to xy³ where x y are prime numbers, then find LCM of a b। दो तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चूंकि एक नंबर का क्वेश्चन है तो जो सिंपल आपको लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। एक फार्मूला ये जो हमने यूज किया था, LCM इंटू SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहां से LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाई SCF। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालना है तो दोनों नंबर क्या क्या है? x³ y² एक नंबर है और दूसरा क्या है? xy³ है। और दोनों का SCF का मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो इसमें हाईएस्ट इसमें x है, इसमें x³ है। हाईएस्ट कॉमन क्या हुआ? x हुआ। और यहाँ पे y² है, यहाँ पे y³ है तो y² हो गया। अब इसको सिंपली कट कर लेते हैं। x से x कट गया, y² से y² कट गया, बचा क्या? x³ y³ विच इज द एलसीएम ऑफ a एंड b। और ये एलसीएम हो गया हमारे a और b का। जो सिंपल दूसरा तरीका जो है जिसको आप कह सकते हैं कि सिंपल तरीका, जल्दी लगने वाला, एलिटर मतलब सेकेंड मेथड,
सेकेंड मेथड। तो एलसीएम में हम करते क्या है, जो सबसे ज्यादा पावर का फैक्टर जो दोनों में हो, मैक्सिमम पावर, वो हम लोग लेते हैं। तो मैक्सिमम इसमें एक्स क्यूब है और इसमें क्या है, एक्स है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, जो हाईएस्ट पावर उसको लेंगे, और इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें वाई क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, वाई क्यूब है, तो ये एलसीएम होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन करना है तो हम डायरेक्ट इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे ऑब्जेक्टिव टाइप का रहा है, जैसे इस समय एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हैं। ये मेथड जो है ये भी करेक्ट मेथड है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हम ज्यादा टाइम को भी बचाने में फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं, थर्ड। ये भी जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1260 एंड 7344 यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज करके इसको निकालना है। 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर में। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा जा चुका है। सिंपली हमने इसे एनसीईआरटी का जब सोल्यूशन किया है, हमारे वीडियोस में आप देख सकते हैं, तो हमने इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो इसका सोल्यूशन आप खुद करेंगे। अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो इसका सोल्यूशन हम नहीं कर रहे। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का जिसके सोल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं, हमें लगेगा, तो उसका सोल्यूशन हम उस वीडियो में नहीं दे रहे होंगे। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी और कमेंट आप करेंगे कि ये वीडियो हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, तो हम उसको वीडियो बनाकर आपको जरूर देंगे। लेकिन पहले अभी इसका सोल्यूशन हम नहीं दे रहे। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। अगर आपको याद है तो ये भी एनसीईआरटी का ही सेम क्वेश्चन है और हम इसमें भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और ये भी क्वेश्चन 2019 में आ चुका है 2 नंबर में। तो आई होप आप इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। हम आपको एक कहें तो पेपर आउट करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन एक जरूर आएंगे और एक इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। लिख के रखिए कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। √2, √3, √5, √7 या इस तरह से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फंसना ही है। तो ये समझ लीजिए कि पेपर आउट है आपके लिए। तो ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप कि ये तो मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पे हमने काफी अच्छे से प्रैक्टिस किया है। उसी तरह से अब है क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 नंबर में आ चुका है 2019 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी 3 नंबर में और 7 भी जो क्वेश्चन नंबर वो भी 3 नंबर में आ चुका है। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बस प्रैक्टिस करना है और ये क्वेश्चन हम आसानी से लगा सकते हैं। तो 5 तो जो है वो तो आप आसानी से कर लेंगे। 6 और 7 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन ये 5th वाले से भी आसान है और छोटा है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट 2 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि जब √3 इरेशनल नंबर है तो प्रूव करिए कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। और 7th में क्या कर रहा है कि 2 + 5 √3 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर, जब √3 एक इरेशनल नंबर। तो 5 और 6 में से चूंकि हम इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर भी एक क्वेश्चन 5 या 6 में से हम बता रहे हैं। जो दूसरा होगा आप उसको खुद करके हमें बताएंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 7 ही देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो जैसे कि हम √2 में करते हैं, लेट 2 + 5 √3 इज अ रेशनल नंबर। इसको एक रेशनल नंबर मान लिया। एंड इफ इट इज अ रेशनल नंबर देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर co-primes and q not equals to 0. So 2 + 5 √3 equals to, we can write p/q where p and q are co-primes and q not equals to 0. So transfer to p/q 5 √3 equals to p/q - 2। एलसीएम ले लें तो q p - 2q, ठीक है। 5 से इधर डिवाइड कर दें तो √3/p - 2q / 5q। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर। जब किसी भी नंबर को न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और इससे ये प्रूफ हो गया देयरफॉर √3 इज अ रेशनल नंबर। इससे ये क्या प्रूफ हुआ कि √3 ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। विच इज कंट्राडिक्शन, ये क्या हुआ, गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि √3 क्या है कि इरेशनल नंबर है। तो ये गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हम शुरू में लेट किए हैं, जो सपोज किए हैं, वही क्या है, गलत है, वही गलत है। तो सही क्या होगा, देयरफॉर 2 + 5 √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है,
इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं। तो इसको आप क्वेश्चंस को लिख दी। हमारा फिर इसी तरह से जैसे हम केमिस्ट्री में बोले थे कि एक नोट्स बनाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसी तरह से हम इसमें भी बोल रहे हैं आपको कि मैथ्स के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो भी मैं सीरीज ला रहा हूँ उसका आप नोट्स बनाइए, क्वेश्चन को लिखिए, उसका सोल्यूशन जैसे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हो जाएगा तो आप ऐसे ऐसे नहीं छोड़ देंगे, आप हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन उस नोट्स बुक में रखेंगे और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जरूर सेंड करके आप बताएंगे कि आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और सॉल्व करेंगे आप, नोट्स बनाएंगे तो उसका आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई, आपका बहुत फायदा होने वाला है इससे। एग्जाम जब आप करीब आएगा तो हर एक क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करने के टाइम नहीं है लास्ट टाइम में, तो आप उसको एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं अगर आप नोट्स बना हुआ है तो, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसका नोट्स जरूर बनाए। तो इस क्वेश्चन को आप लिखिए, तब तक हम इसको इरेज करें और दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। पॉज करके आप लिख लीजिए। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, what is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF क्या होगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल्स टू 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 2 होता है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल्स टू 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल्स टू 4। सो HCF ऑफ 2 and 4 विल बी, HCF इन दोनों का क्या हो जाएगा? इसी दोनों का तो HCF निकालना है। HCF ऑफ 2 and 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2018 में पूछा है 1 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + √3 एन इरेशनल नंबर। 2018 में भी पूछा है। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने जो 2019 के क्वेश्चन देखे उसमें भी 2-3 क्वेश्चन इससे आया था, फिर 2018 में भी इससे एक क्वेश्चन आया। मतलब आप एकदम कह तो रहे हैं पेपर आउट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसको भी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में या 7 में क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसी तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। 10 है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 404 and 96 and verify that HCF into LCM equal to product of 2 नंबर। इन दोनों नंबरों का HCF और LCM निकालना है और इसको वेरीफाई भी करना है। तो ये क्वेश्चन भी हम NCERT में लगा चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं इन दोनों का HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। तो LCM निकालना और HCF निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? फैक्टर मेथड यूज करें या किसी भी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब मेथड नहीं दिया है तो हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। टू से नहीं कटेगा, 3 से, और 101 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद से कट जाएगा। तो इसका LCM क्या होगा? पूरे का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 3 × 96 और 101। तो मल्टीप्लाई कर लें 96 से 101 में, तो आई थिंक ये आएगा 9696। दोनों का LCM कितना आएगा? 9696। और HCF क्या होगा? HCF दोनों में कॉमन क्या है? कौन से नंबर से दोनों कटे हैं? तो वो इतना ही है, 2 × 2 = 4। तो पहला हो गया पार्ट। अब दूसरा इसको वेरीफाई करना है। तो HCF into LCM कितना होगा? तो 96 into 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38,784। और दोनों का प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू 404 into 96। तो ये भी सॉल्व करने पे इतना ही आएगा, 38,784। देयरफॉर दिस इज वेरीफाइड। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राइट वेदर 2√45 + 3√20 / 2√5 इज एन इरेशनल नंबर आर रेशनल नंबर। कह रहा है कि इसको बताइए कि ये इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है। तो पहले क्या करना होगा? हमको इसको सिंप्लीफाई करना होगा।
सिंप्लीफाई करें, फिर देखते हैं कि ये क्या मिल रहा है। 2√45, √45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 का फैक्टर करेंगे तो 3 3 और 5, 3 3 9, 5 जा 45, तो उसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 × 3 √5 हो जाएगा। 20 है, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 और 5 का प्रोडक्ट, 2 2 जा 4, 5 जा 20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2√5 बाई 2√5, 2 3 जा 6√5 प्लस 3 2 जा 6√5 बाई 2√5, 6√5 प्लस 6√5 विल बी 12√5 बाई 2√5, √5 से √5 कैंसिल, 2 से 12 6 टाइम में, तो ये आंसर कितना आया 6, विच इज एन इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर सॉरी। तो ये आंसर हमारा क्या आ रहा है कि ये जो गिवन है इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, गिवन दैट √3 एन इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। फिर से वही क्वेश्चन, तो अब वही चीज़ बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। 2018 का क्वेश्चन है और ये सेम NCERT का क्वेश्चन है, इसका HCF आई थिंक 51 आएगा। ठीक है, उसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली। 2 टैंकर हैं, एक में 850 लीटर पेट्रोल आ रहा है और दूसरे में 680 लीटर पेट्रोल आ रहा है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कह रहे तो मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर बताइए जिससे दोनों के पेट्रोल्स को इजीली मेजर कर सकें एग्जैक्ट नंबर में, मतलब या तो 50 या 55 इस तरह से होल नंबर में उसको मेजर किया जा सके। तो ऐसे क्वेश्चन में अभी हम फिर वही जैसे कि हम एक्सरसाइज में किए थे कि यहाँ पे करना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझें कि ये जो 2 नंबर्स हैं इनके साथ क्या खेल करना है हमें, मतलब इन दोनों में से हमें जो आंसर लाना है वो क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक या इससे बड़ा होगा या इससे छोटा हो सकता है हमारा आंसर। तो जो कंटेनर होगा जिससे इसको मेजर करना है, तो एक चीज़ हमें तो पता लग रहा है कि वो 850 लीटर से तो बड़ा होना नहीं है, 850 लीटर से बड़ा होना नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि 850 लीटर के एक टैंकर में से कुछ नापना है तो हम 1000 लीटर का एक कंटेनर से नाप लेंगे, ऐसा तो करने नहीं है। तो हम बहुत कर सकते हैं कि इससे छोटा नंबर लेंगे, और जब छोटा नंबर निकालना है तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा। देन वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर 850 एंड 680, और आई थिंक इसका जो आंसर आएगा वो होगा 170 लीटर्स। 170 लीटर का एक कंटेनर से जब इसको मेजर करेंगे तो ये दोनों टैंकर्स के लीटर्स को, पेट्रोल्स को इजीली हम लोग मेजर कर सकते हैं। 170 है तो 5 बार में ये और ये 4 बार में इजीली मेजर किया जा सकता है। तो इन सब क्वेश्चंस में ऐसे ही देखना, हमें ये सोचना है कि जो 2 नंबर है उनमें से कोई एक या उससे बड़ा या फिर उन दोनों में से कोई एक या उससे छोटा। जब उससे छोटा नंबर निकालना होगा तो एचसीएफ और उससे बड़ा नंबर निकालना होगा तो एलसीएम। इस चीज़ को देखना है, मैक्सिमम नहीं देखना है। मैक्सिमम का मतलब तो बड़ा नंबर यानी एलसीएम निकालना है, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। इस चीज़ को हमें नहीं याद रखना है। चलिए आप इसको पॉज करके लिखिए, तब तक कुछ और क्वेश्चंस को हम लेके आ रहे हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 टू द पावर n -1 टू द पावर 2n प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस 1 -1 टू द पावर 4n प्लस 2 वेयर n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। 2016 का क्वेश्चन है ये। n अगर एक ऑड इंटीजर है तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर n एक ऑड इंटीजर है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर उस इवन में एक जोड़ देंगे एक नंबर तो क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। इवन नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन ही रहेगा, और इवन में अगर 2 और जोड़ दें तो भी क्या होगा, वो इवन ही होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि इवन नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा, तो भी इवन ही रहेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन रहेगा, और इवन में अगर इवन नंबर जोड़ते हैं तो भी इवन ही होता है। लेकिन इवन में अगर कोई ऑड नंबर जोड़ देते हैं तो वो ऑड हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि -1 के पावर n जो है एक इवन नंबर है, n एक इवन ऑड नंबर, सॉरी n जो एक ऑड नंबर है।
तो जब -1 का पावर ऑड होगा, 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो हम जानते क्या आएगा, -1 आएगा जब ऑड टाइम्स है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। -1 पावर 2n क्या हो जाएगा, इवेन हो जाएगा। ऑड में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवेन हो जाएगा। और जब इवेन पावर है तो ये क्या हो जाएगा, -1 पे पावर जब इवेन होगा, जैसे 2 हो तो -1 × -1 +1, या फिर 4 हो तो भी क्या हो जाएगा, +1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर इवेन नंबर में 1 और ऐड कर दी तो भी ऑड हो गया। तो जब ऑड है तो पावर तो -1, और फिर ये इवेन है उसमें 2 और जोड़े तो इवेन ही होगा, तो इवेन है तो +1। तो ये 1 से -1 कैंसिल और इस 1 से -1 कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। देखने में क्वेश्चन लग रहा था कि कितना टफ है, लेकिन काफ़ी सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेदर 13/64 इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग बताने के लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। एंड इफ द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m और 5 to the power n, देन इट इज अ टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 64 जो होगा उसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 4, 8, 16, 32, 64, 6 to the power 6, 2 to the power 6 लिख सकते हैं। और जो हाईएस्ट पावर होता है 2 और 5 में, उतने प्लेस तक वो टर्मिनेट होगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक टर्मिनेट हो जाएगा, 6 डेसिमल प्लेसेस पे जाकर ये टर्मिनेट होगा। ठीक है, एक्सप्लेन वेदर द नंबर इज अ प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर। ऐसा 2 क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में कर चुके हैं एक्सरसाइज में। इसमें बताना है कि इस नंबर में जो सॉल्व करें तो ये प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट नंबर। तो लिखें इसको, अगर सॉल्व करें 3 × 5 × 13 × 46 + 23, ये पूरा एक नंबर है और एक नंबर ये, इन दो 23 है यहाँ पे 46 जो है 23 से डिविजिबल है, यानी 23 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो 23 कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचेगा 3 × 5 × 13 × 2, और यहाँ से क्या बचेगा 1। तो इसके 2 फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर यहाँ पे है अदर देन 1। और जब किसी भी नंबर के 2 फैक्टर हो रहे हैं अदर देन 1 तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। क्योंकि ये 23 से डिविजिबल है, 23 का एक क्या है, मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। और एचसीएफ जो होता है वो खुद से या 1 से ही बस, प्राइम जो नंबर होता है वो खुद से या बस 1 से ही डिविजिबल होता है। लेकिन ये क्या है, 23 से भी डिविजिबल है, इसके से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रूव करिए कि किसी भी 3 नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स को लें तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। चलिए इसको देखते हैं, प्रूफ, लेट n बी पॉजिटिव इंटीजर, n को कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। तो इसमें 2 केस बनेगा। पहला केस ये हो सकता है कि n जो हो वो इवन हो, क्योंकि बस यहाँ पे इंटीजर का है, तो वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है ऐसा कुछ नहीं कहा, तो हमको दोनों केसेस में देखना पड़ेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम पहले केस में मान लेते हैं इफ n इज इवन। अगर n इवन है तो जो इवन नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो जो n + 2 होगा वो भी क्या होगा, इज इवन, यानी डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर है तो डिविजिबल बाय 2 होगा। और जब 2 इवन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए n एक 2 है और n + 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से, दोनों का प्रोडक्ट जब लेंगे तो आएगा 8, वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं कि n + 2 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, आल्सो डिविजिबल बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए इसको। और जब कभी भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी किसी भी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को लेंगे तो वो 3 से डिविजिबल होगा ही। कैसे, अब सपोज करिए कि यहाँ पे हम लोग n + 1 लें, तो n + 1 एक क्या होगा, ऑड नंबर होगा। और एक ऑड नंबर और इवन नंबर का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 3 से डिविजिबल होगा ही, क्योंकि ऑड नंबर है और वो इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो
देन n+1 and n+2 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये क्या है? 3 से भी डिविजिबल है। तो ये जब नंबर 2 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी डिविजिबल हैं, तो इन जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो दो नंबर हैं ये क्या है? 3 से भी डिविजिबल हैं और 2 से भी डिविजिबल जब हैं। और इवन यहाँ पे एक लाइन और मेंशन कर लें कि जब इवन नंबर है तो इसमें किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो क्या होगा? इवन ही रहेगा, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। इसको इक्वेशन 1 बनाए थे। तो n+2 n+1 इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड n+1 and 2n+2 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। जब एक नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 2 × 3 से भी डिविजिबल होगा, यानी वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट n+1 and n+2 इज डिविजिबल बाई 6, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। अब केस 2 लें और इसमें मान लेते हैं कि n जो है ऑड है। इफ n इज ऑड, n क्या है? ऑड नंबर है, और ऑड में अगर 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। देन n+1 इज इवन, और इवन है तो डिविजिबल बाई 2 होगा। और जब किसी भी इवन नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो अभी वो इवन ही होगा और डिविजिबल बाई 2 होगा, डिविजिबल बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। और हम अभी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखे हैं कि किसी भी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को लेंगे तो हमेशा क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। एंड n+1 n+2 इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा, इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को जब कंबाइन करें तो एक 3 नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो उनके प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा। देयरफॉर इक्वेशन 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं हम कि n+1 n+2 इज डिविजिबल बाई 6। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों केसेस को मिलाकर, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 6। तो क्या होगा? डिविजिबल बाई 6 होगा। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 420। तो इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, 2015 में 2 नंबर में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, सो दैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। का स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्क्वायर अगर ओपन कर दें तो √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 एंड 2√AB तो √15। तो 3 + 5 हो जाएगा 8 + 2 √15, यानी इसको हमें इरेशनल दिखाना है, तो अब आसानी से हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 3 bells toll at interval of 12 minutes, 15 minutes and 18 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they toll together? कह रहे 3 बेल है, एक जो है 12 मिनट पे, हर 12 मिनट पे बजती है, एक जो है 15 मिनट पे और तीसरी जो है वो 18 मिनट पे। कह रहा है कि फिर अगर एक बार उन्होंने बजाया तो फिर कितने देर बाद एक साथ वो बजेंगी। तो हमने ऐसा क्वेश्चन जब किया था कि जब 2 बच्चे दौड़ रहे थे तो कैसे होगा। तो अब फिर यहाँ पे यही सोचना है कि जो 3 नंबर हैं 12, 15 और 18, तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो क्या पॉसिबल है, वो इन तीनों से छोटा होगा कि तीनों से बड़ा हो सकता है। तो अगर कोई 12 मिनट में दौड़ रहा है, कोई 15 मिनट में, कोई 18 मिनट में, या मतलब इंटरवल पे वो बेल बज रही हैं, तो जो 18 मिनट पे बज रही है तो ये तो फिक्स है कि वो या तो 18 मिनट पे बजेगी या उससे ज़्यादा मिनट पे ही फिर रिपीट होनी है। तो जब मैक्सिमम आ रहा है तो यहाँ पे क्या निकालना होगा, हमें एलसीएम निकालना। देन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो इसमें एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22,
If HCF of 144 and 180 is expressed in the form of 30m-3, find the value of m। कह रहा है कि अगर इन दोनों का HCF इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो m की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी। तो सबसे पहले हम HCF निकाल लें 144 का और 180 का, जो कि आएगा 36 4 जा 144 और 36 5 जा 180। अब कह रहे हैं कि इसके HCF को अगर इस फॉर्म में लिखा गया है तो m की वैल्यू, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए 13m इक्वल टू 36 प्लस 3 यानी 39, तो 13 से डिवाइड हो जाएगा तो m इक्वल्स टू 3, सिंपली हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सो दैट n टू पावर n 9 टू पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि सो करिए कि n के पावर n है, अगर 9 के पावर n तो वो किसी भी n की वैल्यू के लिए वो एंड विथ 0 नहीं होगा। तो हम जब एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमने उसको डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर एंड विथ 0 तभी होगा कि अगर वो या तो 2 के पावर इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है तब। तो ये जो 9 है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू द पावर 3 के पावर n। यहाँ पे 2 5 नहीं आ रहा है तो ये एंड विथ 0 नहीं होगा कभी भी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p एंड q सो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज एक्सप्रेस्ड एज। कह रहे कि 2520 के प्राइम फैक्टराइज को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो p और q की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं 2520 को। 2 से 1260, 2 से 630, फिर 2 से 315, फिर 3 से 105, फिर 3 से 35, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1। तो 2520 को हम लोग लिख सकते हैं 2 3 बार आया है तो 2 टू पावर 3, 3 जो है वो 2 बार आया है तो 3 टू पावर 2, 5 एक बार आया है और 7 एक बार आया है। तो अब इसको क्वेश्चन में किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है 2 इंटू 3 टू पावर p इंटू क्यू इंटू 7। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये हट गया, ये हट गया, 3 से हट गया, p की जगह पे क्या आया है 2। ऑन कंपेयरिंग p इक्वल्स टू 2 एंड q इक्वल्स टू 5, तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उसमें क्या बोला है सो दैट 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। So that any positive odd integers of the form 4m m plus 1 or 4m plus 3 where m is some integer। अभी इसी वीडियो में हमने ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें लिखा था 4q plus 1 और 4q plus 3 को, तो वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे q की जगह पे m लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 1170। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से लार्जेस्ट नंबर निकालना है, यानी यहाँ पे क्या करना है HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 28, सो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ the reciprocal of 3 plus 2√2 is an irrational number। तो कह रहा है कि शो करिए कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो रेसिप्रोकल का क्या होगा, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा 1/3 plus 2√2। अब इसको शो करना है इरेशनल, तो पहले इसको हम रेशनलाइज अगर कर लें 3 - 2√2 से, तो यह आ जाएगा 3 - 2√2 और नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, तो 9 - 8 1, यानी क्या आ जाएगा 3 - 2√2। अब इसको इरेशनल प्रूफ करना है विच इज एन इजी टास्क, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, लिख लीजिए क्वेश्चन, बोर्ड पे लिखते थक गए हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। Find the HCF of 255 and 867. Find the HCF of 255 and 867 by Euclid's division algorithm। ये सेम क्वेश्चन अभी था, NCERT का ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन नंबर 30 है, Find the HCF of 865 and 255 by using Euclid's division lemma। ये भी उसी तरह से होगा इक्वल डिवीजन लेमा से। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस देखे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और हमें नहीं लगता कि आपको किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जो एक n + n+2 n+1 वाला था उसके अलावा किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो अगर आप NCERT के और एक साइड बुक RS अग्रवाल के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चल रहे हैं और साथ में साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व करते रह रहे हैं, तो गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम आपके लिए वो सारे एफर्ट्स लाएंगे जो आप जिसकी भी डिमांड करेंगे। हम अभी तक पूरा 100% मैंने जो भी कमेंट्स में आए हैं कि सर इस चीज़ का वीडियो लाइए और मुझसे पॉसिबल हुआ है तो मैंने उसको किया है। तो आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है
कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बाकी आप समझ सकते हैं कि किससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँगे। अगर अभी मेरे सब्सक्राइबर कहीं 362 हैं, तो अगर एक सब्सक्राइबर अगर 10 लोगों तक भी पहुँचाए या 10 लोगों से भी सब्सक्राइब कराए, तो एक अमाउंट जो होगा काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। तो जो हमारा एफ़र्ट है वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगता है एक वीडियो को शूट करने में। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।